बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी यानी कल्चर टेस्ट से रिलेटेड एक और टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है CSF कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट है। तो आज हम CSF कल्चर सेंसिटिविटी के हवाले से पढ़ेंगे कि CSF कल्चर सेंसिटिविटी क्या है। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम मेन कंटेंट मतलब मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि CSF क्या है, CSF फ्लूइड क्या है। फिर उसके बाद हम CSF कल्चर सेंसिटिविटी, इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। फिर हम डायग्नोस्टिक पर्पस देखेंगे कि इस टेस्ट को किस मकसद के लिए किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि जब ये टेस्ट हम करते हैं तो इस टेस्ट के लिए कौन से कल्चर मीडिया की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके अलावा प्रोसीजर क्या है, इसके अलावा कौन से मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो कि CSF कल्चर के दौरान हमारे पास ज़्यादातर आइसोलेट होते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है, जो CSF फ्लूइड में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो अननोन बैक्टीरिया अगर हमारे पास आ गए। इसके अलावा हम प्रिकॉशन पढ़ेंगे और फिर लिमिटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम CSF का फुल फॉर्म देखते हैं। तो याद रखिएगा कि CSF का फुल फॉर्म है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादातर पाया जाता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये बिल्कुल कलरलेस, क्लियर, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ठीक है, और यही फ्लूइड जो है असल में आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें CSF-CS के हवाले से तो ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है या माइक्रोबायोलॉजी का या कल्चर का एक टेस्ट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइसोलेशन करते हैं CSF फ्लूइड से। और साथ में फिर हम ये भी पता लगाते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आइसोलेट हुआ है उसके लिए कौन से इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, यानी कौन से इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक उसके लिए मतलब हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि CSF फ्लूइड टेस्ट का मेन मकसद क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं। ये टेस्ट इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है ताकि मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ये दोनों इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, तो इस टेस्ट को करने से मेनिंजाइटिस और एन्फेलाइटिस का पता चल जाता है। साथ में इस टेस्ट को करने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन का पता चलता है। इस टेस्ट को करने से हमें ये भी पता चलता है कि मरीज़ को एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की ज़रूरत है या नहीं और कौन कौन से एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कौन से एंटीबायोटिक मरीज़ या कौन से एंटीवायरल या एंटी पैरासाइटल या एंटी फंगल ड्रग्स चाहिए मरीज़ को। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इस टेस्ट को करने से हमें ये भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं क्या वो ट्रीटमेंट अपना असर कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कल्चर मीडिया। जब ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको कौन से कल्चर मीडिया चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन मीडिया। ठीक है, ये आपके पास ज़्यादातर ब्रॉथ की शक्ल में होता है, मतलब लिक्विड की शक्ल में आपके पास होता है। आप इसको एगर भी बना सकते हो, जब इसमें एगर आप डालोगे तो ये BHI एगर बन जाएगा। ठीक है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन एगर। तो डियर व्यूवर्स, मैं ऑलरेडी BHI पर लेक्चर बना चुका हूँ, कल्चर मीडिया वाला एक प्लेलिस्ट होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कल्चर मीडिया हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस मीडिया पर हम बैक्टीरिया और फंजाई को बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। हमें ब्लड एगर चाहिए। डियर व्यूवर्स, ब्लड एगर इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ब्लड एगर पर इसमें एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर आइसोलेट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ और साथ में हेमोलिसिस पैटर्न को मालूम करने के लिए ब्लड एगर की ज़रूरत होती है।
इसके अलावा हमें मैकॉन की एगर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैकॉन की एगर पर इकोलाई ग्रो करते हैं जो कि 1 से 15% आते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा चॉकलेट एगर, क्योंकि चॉकलेट एगर जो है उसमें आपके पास फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आता है, तो ठीक है। जैसे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन्स होगा आपके पास, ठीक है। इसके अलावा एसडीए जिसका फुल फॉर्म है सबब्रॉड डेक्सट्रोस्ट एगर, जो कि ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मार्टन एगर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एगर भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस पर आपके पास नाइजीरिया की स्पीशीज़ ग्रो होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जो कि CSF फ्लूइड में ज़्यादातर पाया जाता है। डियर व्यूवर्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी 30 से 50% आपके पास CSF फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। ये इस वजह से क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि मेनिंजाइटिस काज करता है बच्चों में और ओल्ड एज में, इसलिए इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो कि आपके पास एक मेनिंजियो कोकाई भी जिसको हम कहते हैं, यानी कोकाई शेप में आपके पास होता है, ठीक है। और ये आपके पास 10 से 25% होता है। इट मीन्स कि इसका परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर जो आउटब्रेक होता है ना मेनिंजाइटिस, तो उस दौरान इसका बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑर्गेनिज़म है उसको हम कहते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। दोस्तों ये आपके पास 10 से 30% ज़्यादातर आता है और ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन, ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव आपके पास बेसिलाई है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई या रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये 5 से 10% आता है। और ये तब आएगा डियर व्यूअर्स अगर लेट सपोज लोग जब खुराक लेते हैं और खुराक से जो इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन फिर आपके पास मेनिंजाइटिस भी इससे हो जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में आता है जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। और इसके अलावा ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी होता है और साथ में न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी ये उनके CSF से भी इस यानी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन को आइसोलेट किया जाता है। बात करें हम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो ये 5% आपके पास CSF फ्लूइड से आइसोलेट होता है। ये जो आपके पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है डियर व्यूअर्स, ये आपके पास तब आएगा जब ये भी ज़्यादातर बच्चों में आता है और ये आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं। और ये ज़्यादातर अगर वैक्सीनेशन का अमल बहुत ज़्यादा किया जाए ना तो चांसेस फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का होता है, ठीक है। तो ये 5% आता है, मतलब इसका रेट भी कम है। इकोलाई की अगर हम बात करें तो 5 से 15% इकोलाई भी आता है और ये भी न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते हैं, उनके CSF में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, वायरल पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो वायरल पैथोजेंस 60 से 80% आता है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो ब्रेन वगैरह तो उस केस में आपके पास वायरल इन्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, यह बात अपने जहन में याद रखिएगा, ठीक है। CSF फ्लूइड अगर इन्फेक्शन होना तो वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया तो वो बहुत कम होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 60 to 80% होता है। और इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि CSF इन्फेक्शन काज करते हैं वो आपके पास है एंटीरो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इसके बाद फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, फिर आपके पास VZ वायरस है, फिर इसके बाद आपके पास बहुत कम आपके पास HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये वायरल में हमारे पास ये ज़्यादातर आइसोलेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम फंगल की बात करें तो फंगल पैथोजन हमारे पास 5 से 10% होता है, जिसमें ज़्यादातर आपके पास क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस आता है, कैंडिडा आता है और फिर उसके बाद हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम आता है, ये भी बहुत कम आता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें पैरासाइट की तो पैरासाइट तो बहुत कम आते हैं, मतलब 1% ना आने के बराबर होता है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर अगर पैरासाइट की हम बात करें तो निग्लेरिया फोलिरिया आता है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई आता है, एकेंतो अमीबा स्पीशीज़ आती है, ठीक है। तो ये तो आपके पास बहुत कॉमन माइक्रोब्स जो कि CSF फ्लूइड से आइसोलेट होते हैं। इसमें याद रखिएगा कि वायरल और बैक्टीरियल पैथोजेंस बहुत ज़्यादा आपके पास आइसोलेट होंगे। अच्छा, जब ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? इस टेस्ट को करने के लिए आपको इथेनॉल चाहिए, जिससे आप टॉप बेंच या जो वर्किंग एरिया होगा वो आप साफ़ करोगे, ठीक है। इसके अलावा वायरलूप, जिससे आप स्ट्रीकिंग टेक्निक करोगे। इसके अलावा आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए, जिससे आप इस इन्फेक्शन को मतलब ज़ाहिर है
अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि लेबॉर्ट्री में जो चीज़ें भी आती हैं ना उसको आप एज अ पॉजिटिव केस लोगे, ठीक है ना। अगर आपको तो पता नहीं है ना CSF आ गया तो आपके तो चलो यार ये नॉर्मल केस हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि नॉर्मल है कि नहीं, लिहाजा हर एक केस को आपने पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। लेट सपोज CSF आ गया तो उसमें इन्फेक्शन है तो जाहिर है फिर आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपने क्या करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें कैप और मास्क नहीं है वो भी आपने लाजमी पहनना है, ठीक है। इसके अलावा सिरिंज चाहिए, इस सिरिंज से आपने क्या करना है, CSF फ्लूइड को कलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको बर्नर चाहिए, स्पिरिट लैम्प, ठीक है, जो कि आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और ये आपके पास प्लास्टिक के ट्यूब्स होते हैं बिल्कुल स्टरलाइज, ठीक है। अगर यहाँ से आप ले लेंगे तो इस ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं इस ट्यूब में भी शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्टरलाइज क्लीन ट्यूब्स होते हैं, इसके ऊपर ये कैप होता है, ठीक है। तो ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको इंक्यूबेटर चाहिए जिसके ज़रिए आप अपने प्लेट्स को इंक्यूबेट करेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादातर। LFH चाहिए जो कि आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके पास UV लाइट भी होता है, तो एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद ये लगाया जाता है ताकि आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने यानी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इसको ऑन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, ये जो UV की मैं बात करूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑटोक्लेव चाहिए। ऑटोक्लेव जो है आपको तमाम तर जितनी भी चीज़ें आप कल्चर के टेस्ट में यूज़ करते हो तो वो ऑटोक्लेव नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस ऑटोक्लेव की मदद से आप तमाम तर चीज़ें स्टरलाइज करेंगे जो कि कंटेमिनेशन के चांसेस को बहुत बहुत ज़्यादा कम करता है, ठीक है। आपको एंटीबायोटिक डिस्क चाहिए जिससे आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग मालूम करते हो कि कौन सा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक मुअस्सर है, ठीक है। तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक डिस्क की भी ज़रूरत होती है। तो डियर व्यूअर्स, ये थे आपके पास रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत से कल्चर टेस्ट में मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका भी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सैंपल मतलब लेबॉर्ट्री में लाना है और 2 से 4 घंटे के दौरान आपने सैंपल को रन करना है। वायर लूप लेना है, उसको रेड हॉट करना है। फिर वायर लूप जब रेड हॉट हो जाए इसको फिर आपने छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर ताकि ठंडा हो जाए। फिर आपने उस पर फ्लूइड लेना है और इस पर आपने स्ट्रीकिंग करना है। पहले बेस बनाना होगा, फिर जिगजैग मोशन करना होगा, क्वाड्रेंट स्ट्रीक करना होगा, ठीक है ना। उम्मीद है क्वाड्रेंट स्ट्रीक आपको पता होगा। क्वाड्रेंट स्ट्रीक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फिर आपने प्लेट को 24 से 48 घंटों के लिए इंक्यूबेट करना है इन्वर्टेड पोजीशन पर, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया इस पर ग्रो हो जाए। फिर आपने क्या करना है, बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास आइडेंटिफाई हो गया फिर आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग करना है। अगर फंगल है तो एंटीफंगल आपने लगाना है ड्रग्स, अगर बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के डिस्क आपने लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने फिर क्या करना है, प्लेट को 24 घंटों के लिए इंक्यूबेट करना है सेंसिटिविटी के लिए, ताकि सेंसिटिविटी, रेसिस्टेंस और इंटरमीडिएट का पता चल जाए। और फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट को देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो अगर लेट सपोज़ आपके पास बैक्टीरिया है और उसमें ग्रोथ आ गई तो 24 घंटों के या 48 घंटों के दौरान ग्रोथ आता है। और फिर आपने जब आपने इस पर एंटीबायोटिक लगाने तो तकरीबन कुल 3 to 4 डेज़ इस पर लगते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगता। 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट देना है। फंगल के अगर हम बात करें तो फंगल के केस में भी आपके पास तकरीबन 2 से 7 दिन लग सकते हैं, ठीक है। और अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वो 3 से 7 दिन लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें बायोकेमिकल टेस्ट की तो डियर व्यूअर्स हमारे पास बहुत से बायोकेमिकल टेस्ट इसमें करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, अगर वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन है, लेट सपोज पैरासिटिक है, तो आपने सिंपली एक छोटा सा फ्लूइड लेना है, ड्रॉप, उसके ऊपर कवर स्लिप रखना है और फिर आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप आपने इसको देखना है, ठीक है, 40x पर, ठीक है। तो इसमें अगर पैरासाइट हुआ तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया पैरासाइट बहुत कम आता है इसमें, तो लिहाजा ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो वायरल इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो उसके लिए आपने PCR और एलाइजा टेस्ट करने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर अननोन बैक्टीरिया आ गया तो आपने इंडोल टेस्ट करना है, ठीक है डियर व्यूअर। इंडोल टेस्ट जो है वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए किया जाता है जिससे इकोलाई के आइडेंटिफिकेशन होता है,
कैटेलिस्ट के टेस्ट का आपने करना होगा, जिससे स्ट्रेप्टोकोकस का पता चलता है। जैसे आपने ग्राम स्टेनिंग कर लिया, ग्राम स्टेनिंग भी आपने करनी है, ठीक है। जैसे आपने ग्राम स्टेनिंग कर लिया, ग्राम स्टेनिंग में आपने देख लिया कि यार ये तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई आ रहा है, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट आप कैटेलिस्ट कर लो, एक ही टेस्ट कर लो कैटेलिस्ट, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर कैटेलिस्ट नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ कि स्ट्रेप्टोकोकस है, चेन फॉर्म में होगा ना। अगर नहीं आया तो बस फिर ये स्टेफाइलोकोकस है। लेकिन कैटेलिस्ट टेस्ट स्ट्रेप्टोकोकस के केस में किया जाता है और ये उसमें नेगेटिव आता है, ठीक है। TSA ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट आपने करना होगा, जो कि ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए किया जाता है। ऑक्सीडेज टेस्ट आपने करना होगा। यह ऑक्सीडेज टेस्ट ज़्यादातर हम नाइजीरिया के लिए करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है। इसके अलावा API टेस्टिंग तो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए किया जाता है। इस एक API टेस्ट को करने से मज़ीद टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लैक्टोफिनोल टेस्ट आपने करना है। लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू टेस्ट ये ज़्यादातर फंगल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स यहाँ पर एक और टेस्ट है जो कि मैं यहाँ पर लिखना भूल चुका हूँ, यूरियस टेस्ट, ठीक है। तो ये भी करना नहायत ज़रूरी है। तो दीज आर ऑल द बायोकेमिकल टेस्ट। जब आपके पास कोई अननोन बैक्टीरिया आ जाए तो आपने ये करना है। ये जो नीचे लास्ट वाला है ये फंगल के लिए है, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई भी वायरस आ जाए, वायरल इन्फेक्शन अगर हो, तो PCR और एनालाइज आपने करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग की कि कौन से एंटीबायोटिक बहुत कॉमन है जो कि हम यूज़ करते हैं। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है इकोलाई का रेट बहुत कम है। सबसे पहले हम स्ट्रेप्टोकोकस की अगर बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर आ गया या ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, ठीक है, तो उस केस में आपने लगाने एमोक्सिलिन, ठीक है। यह आपके पास पेंसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, एम्पेसिलिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिफ्ट्रॉक्सोन, सिफोटैक्साम, ये एंटीबायोटिक्स आपने लगाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप काउंट कर ले तो ये तकरीबन आपके पास 6 एंटीबायोटिक्स है। इसमें 4 एंटीबायोटिक आप मज़ीद और भी चॉइस का आप लगा दो, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिंसोलेट हो गया, आपके पास वेनकोमाइसिन हो गया, आपके पास इसके अलावा जो है क्लेंडामाइसिन हो गया। तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स भी आप लगा दो। 4 और एंटीबायोटिक्स आप लगा लो तो 10 एंटीबायोटिक्स बराबर हो जाएगी, जिससे रिपोर्ट थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद डियर व्यूवर्स, अगर हम बात करें, हमारे पास इकोलाई है, तो इकोलाई के लिए आप देख सकते हैं सिफोटैक्साम, सिफ्ट्रॉक्सोन, एमेकासिन, टिजोबेक्टम, सल्जोन, इमिपेनम, मेरोपेनम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फास्फोमाइसिन और जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ करने हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा अगर आपके पास आ गया तो डियर व्यूवर्स, उसके लिए आपने लगाना है एगमेंटिन एंटीबायोटिक, जिसको हम कहते हैं हेमोक्सिलिन प्लस क्लेमिनेमिक एसिड, सिफोटैक्साम, सिफ्ट्रॉक्सोन, लिवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स आपने लगाने। इसके अलावा अगर फंजाई आ गया तो इसके लिए आपने तकरीबन 4 या 5 डिस्क आपने रखने अपने साथ। इसमें आपके पास होता है एट्रोक्वेनाजोल, एम्पोटेरसन बी, फ्लोक्वेनाजोल, वर्मिक्वेनाजोल और ये कैप्सोफंगस कोई ख़ास किस्म के एंटीफंगल ड्रग्स है, ये आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नाइजीरिया मेनिंजाइटिस आता है तो इस केस में आपने एम्पेसिलिन, एमोक्सिलिन, सिफ्ट्रॉक्सोन, सिफोटैक्साम, मेरोपेनम और इमिपेनम लगाना है। अगर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन आता है तो फिर आपने एम्पेसिलिन, सिफ्ट्रॉक्सोन, सिफोटैक्साम, वेनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये आपके पास कुछ और एंटीबायोटिक्स है, ये भी आपने लगाने हैं, ठीक है। कुल मिला के 4 एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अच्छा डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जितने बैक्टीरिया के साथ एंटीबायोटिक अगर कम है तो फिर आपने एंटीबायोटिक को 10 तक पहुँचाना है, ठीक है। जैसे कि लिस्टीरियोमोनोसाइटोजिन के केस में देखिए आपके पास कुल मिलाकर 5 है, तो 5 और लगा लो। इसी तरह नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के केस में भी अगर आप देखें इसमें भी 5 है, ठीक है। तो ये चूँकि आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, तो आप ग्राम नेगेटिव रॉड वाले एंटीबायोटिक्स में यूज़ कर सकते हो। ये ग्राम पॉजिटिव, तो इसमें आप ग्राम पॉजिटिव वाले एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन। तो व्यूअर्स, जो प्रिकॉशन सबसे अहम जो बातें हमने इसमें मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन हमने फॉलो करना है जिससे हमारे पास कंटेमिनेशन नहीं आता, वो ये है कि ज़्यादातर सैंपल का कलेक्शन आपने मॉर्निंग टाइम पर करना है, क्योंकि एक सैंपल का कलेक्शन अगर आप मॉर्निंग टाइम पर करेंगे तो इन्फेक्शन एक पीक पर होता है, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया के आइसोलेशन बहुत आसानी से होता है। दूसरी बात यह कि जो सिरिंज आप यूज़ करेंगे वो स्टरलाइज होना चाहिए। आपने वर्किंग एरिया को बिफोर और आफ्टर आपने क्लीन करना है। जैसे ही आपने सैंपल ले लिया तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपने लेबॉर्ट्री में ले जाना भी है और टेस्ट को भी रन करना है।
अगर टेस्ट रन नहीं करते तो इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करो ताकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसको फिर आपने लेबल करना होगा, सैंपल की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जब कभी आप कल्चर टेस्ट लगाते हो तो क्वालिटी कंट्रोल लाजमी है, जिससे आपके कल्चर टेक्निक का पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा जब बैक्टीरिया आता है तो लाजमी आपने बायोकेमिकल टेस्ट और ग्राम स्टेनिंग करवाने हैं ताकि बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ करने हैं जब बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ठीक है, ताकि आपको जाके मतलब डॉक्टर जो है उसको ट्रीटमेंट का पता चल जाए कि कौन सा एंटीबायोटिक बेस्ट है। साथ में आपने CLSI के गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जब कभी आप CS करते हैं तो मरीज़ को आपने ज़रूर गाइड करना होगा कि एक हफ़्ते पहले CS से तकरीबन एक हफ़्ते पहले आपने कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें कोई फंगस आता है ना, कोई भी, क्योंकि फंगस बहुत कम आता है तो लिहाजा आपने उसको एज अ कंटेमिनेशन इग्नोर करना है। अगर इन्फेक्शन सवियर है तो फिर आपने इसको मतलब कंसिडर कर लेना है, अदरवाइज़ इसको कंटेमिनेशन के तौर पर कंसिडर कर ले। दूसरे जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कोई बैक्टीरिया आता है तो इसको इग्नोर करें, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का हिस्ट्री, एज और सेक्स ये पूछना लाजमी होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के केस में मैंने बताया इकोलाई हो गया, आपके पास लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन हो गया, ये बच्चों में आते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये ओल्डर एज में आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री लेना नहायत ज़रूरी है, ठीक है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी गलतियाँ हमारे पास ज़्यादातर होती है, डियर व्यूवर्स, बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं इन्फेक्शन के केस में, और फिर उसके बाद वो कल्चर के लिए भी देता है। लेकिन जब कल्चर के लिए वो देता है तो फिर इन्फेक्शन भी होता है, तो उस दौरान क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं आता, क्योंकि एंटीबायोटिक वो उसी टाइम ले लेता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आता कल्चर के टेस्ट में और रिपोर्ट गलत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और गलती जो कि ज़्यादातर हमारे पास CS में आते हैं, वो ये है कि जो CS के केस में हमारे पास फास्टिटिस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी आता है, जिसमें आपके पास नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन बैक्टीरिया होते हैं। ये बहुत, इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है डियर व्यूवर्स। और ये जब ग्रो करता है तो इसका पहचानना और इसको सही तरीके से विजुअलाइज़ करना ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कभी कभार इसको आइडेंटिफाई करना और इसको देखना सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। इस वजह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ख़ास किस्म के प्लेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया चॉकलेट एगर, ब्लड एगर की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली कहने का मतलब है कि इस फास्टिटिस ऑर्गेनिज्म की वजह से भी कभी कभी हमारे पास गलतियां आती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि ये हम स्किन से आइसोलेट करते हैं, ये जो हमारे पास ये CSF होता है, ये जब हम लेते हैं ना तो जाहिर है हम हेड का जो स्किन पोर्शन होता है, अगर उसके साथ इंजेक्शन को टच किया जाए तो जाहिर है वो वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा होता है स्किन का, तो उसके साथ वो भी आ जाता है और साथ में जो है CSF फ्लूइड भी आ जाता है। तो इस वजह से जब इसमें कोई ग्रोथ आ जाती है, इसमें बाज़ औक़ात नॉर्मल फ्लोरा भी ग्रो कर लेता है और इस वजह से हम एक गलत पॉजिटिव रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इट मीन्स कि जब कभी आपने मतलब कोई एरिया से सैम्पलिंग करना है ना बॉडी के जिस एरिया से, तो इसको अच्छी तरीके से अल्कोहल पैड से साफ़ करें, स्पिरिट से साफ़ करें, ताकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए और जो आपके पास इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वो आपके पास आसानी से आइसोलेट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, टाइम का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारे पास जो है एक कल्चर आ जाते हैं तो हम काफ़ी टाइम बाद लगाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा देर के लिए उसमें ज़िंदा नहीं रहते, मर जाते हैं, ठीक है। लिहाजा आपने बर वक्त कल्चर लगाना है, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी टाइम लगता है और ये रिपोर्ट को डिले कर लेता है, क्योंकि जाहिर है जब कल्चर टेस्ट आप करते हो तो उसमें ऑलरेडी 3 से 4 दिन लगते हैं, मरीज़ को परेशानी भी होती है, ठीक है ना। तो ये जितना जल्दी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर एक लेबॉर्ट्री में आप काम करते हैं ना तो जाहिर है कल्चर टेस्ट फिर डॉक्टर भी मांगता है और इसके अलावा जो है ना एटलीस्ट इसको 3-4 दिन दिया करें, लेकिन इस केस में थोड़ा बहुत ये टाइम लेता है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ को तकलीफ़ होती है, ठीक है ना, CSF फ्लूइड या इन्फ्लेमेशन हुआ होता है
ब्रेन की जाने और इससे सिर्फ फ्लूइड में इन्फेक्शन भी हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कल्चर लगाते हैं तो हमारे पास उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आता। ये बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से ना हो, वायरल की वजह से हो या फंगल की वजह से हो, और जो मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ाहिर है वायरस के लिए तो कोई मीडिया की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आप रिपोर्ट में देते हो कि इसमें कोई ऑर्गेनिज़म नहीं है, हालांकि उसमें ऑर्गेनिज़म होता है, तो वो फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने नेसेसरी टेस्ट भी करना है। अगर कोई इन्फेक्शन सवियर है तो फिर आपने मरीज़ को ये ज़रूर लाजमी कहना होगा कि हम इसका PCR और एलाइज़ा टेस्ट भी करते हैं, ताकि हमें वायरस के आइडेंटिफिकेशन का भी पता चल जाए। तो ये करना भी निहायत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आपके पास लिमिटेशन। डियर व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।